जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं बल की। किन की बात करने वाले हैं? बल। बल यानी जिसको अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। फोर्स यानी जिस पर हम बल लगाएं, वही क्या होता है? फोर्स होता है। तो हम बल के चर्चा करने वाले हैं। बल के प्रकार, बल किसे कहते हैं, बल के प्रकार के बारे में, उसके बाद आगे जानते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बल के बारे में बताना चाहते हैं, जो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? और जो बल होता है उसके जो प्रकार होते हैं उसे कैसे कहते हैं, यानी उसको हम समझेंगे कैसे? आसान शब्दों में। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बल। तो बल की परिभाषा क्या होती है? तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था, ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था यानी विराम अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, ठीक, तो उसमें परिवर्तन लाता है। क्या? बल। कोई वस्तु जो है वो स्थिर है, अगर बल लगाया जाए उसमें परिवर्तन आ जाए तो वहां फिर बल लगा। या कोई वस्तु जो है वो गतिशील है यानी चल रही है, उस पर बल लगा दिया जाए, यानी उसको तेज कर दिया जाए या रोक दिया जाए, वहां पर भी क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक, या परिवर्तन का प्रयास करता है, यानी जो विरामावस्था में है या परिवर्तन में है यानी चल रही है, ठीक, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बल के द्वारा। यानी बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी विरामावस्था या गतिशील वस्तुओं पर परिवर्तन लाया जा सके, वही हमारा क्या होता है? बल होता है। ठीक है, तो बल की परिभाषा आपको आ गई। किसी गतिमान वस्तु या फिर चलती फिरती यानी परिवर्तन वस्तु में, ठीक है, यानी परिवर्तन हो किसी अवस्था में, गति हो कि कोई या कोई चीज स्थिर हो, उसमें परिवर्तन ला दिया जाए, ठीक है, तो वही क्या होता है? बल होता है। ठीक, तो बल की परिभाषा तो हम जान गए। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर बल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। ठीक है, जो बल होता है वो दो प्रकार का, संतुलित और असंतुलित बल होता है। तो जो संतुलित है और असंतुलित है, इसको कैसे हम समझेंगे कि ये संतुलित बल है और ये असंतुलित बल है? तो हम आपको समझाते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में देख रहे हैं रेड कलर में कि परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल शून्य का मतलब ये है कि जहां पर हम बल लगाएं और वो काम ना हो, बल लगाएं वो काम संभव ही ना हो, तो वहां पर क्या होगा? परिणामी बल शून्य होगा। यानी हमने बल तो लगाया लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो कुछ नहीं निकला तो क्या निकला? संतुलित बल निकला। ठीक है, परिभाषा के रूप में हम समझे, परिभाषा के रूप में, ये तो आसान शब्दों में समझा, ठीक है, परिभाषा के रूप में समझे तो किसी वस्तु पर एक साथ कई बल, किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वहां पर क्या होता है? संतुलित बल होता है। यानी एक वस्तु है, ठीक है, और उसके पीछे ढेर सारे लोग लगे हैं, लेकिन तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, तो हमारा होता है संतुलित बल। जैसे मान लो कि बड़ा सा पत्थर हो, बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा पत्थर हो, बड़ा सा, ठीक है, और उसमें कम से कम 5 या 10 लोग जुट जाएं उसको धक्का देने में।
पुश करने में जुट जाएं, अगर वो वस्तु वहां से यानी वो पत्थर बड़ा सा नहीं हिलता है, वहां से किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर क्या होगा, संतुलित बल काम करेगा। तो संतुलित बल वहां काम करता है जहां पर कोई बड़ी वस्तु हो और उसका जो है कम भार वाला व्यक्ति या वस्तु जो है उसको धक्का दे या पुश करे, वहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो हमारा संतुलित बल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक जो है बच्चा हो छोटा 5 या 10 साल का, ठीक है, और वो जो है 30, 35 या 40, 50 साल के व्यक्ति को अगर वो उठाता है तो वहां पर भी परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो बड़े आदमी को नहीं उठा सकता है। ठीक है, या फिर कोई लड़का है यानी युवक है, वो पतला है और उसकी जो प्रेमिका है वो क्या है, मोटी सी है, तो क्या करेगा, वो उसमें परिवर्तन ला सकता है, नहीं ला सकता। क्यों, क्योंकि वो उसको उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका वजन 30 किलो है, जबकि उस लड़की का वजन वो 70-80 किलो है, वो बिल्कुल नहीं उठा सकता। ठीक है, तो वहां भी परिणामी बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, ये हमारा संतुलित बल था। उसके बाद दूसरा जो बल है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब यह हुआ कि जिसका परिणामी बल शून्य ना हो, तो जिसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा वो हमारा असंतुलित बल होगा। तो असंतुलित बल कैसे हम पहचानेंगे कि असंतुलित बल है। ठीक है, तो हम परिभाषा सुने, तो जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है, मान लीजिए कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, तो उसमें जो है उतने लेवल का, यानी मान लीजिए कि 100 किलो का यानी 1 टन का जो है पत्थर है और उसमें 15 लोग जुट गए तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देंगे। ठीक है, या कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु का क्या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो 50 किलो का है और दूसरा 60 किलो का है, तब भी उन दोनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, और उदाहरण देखें, 50 किलो का वजन एक व्यक्ति आराम से, 1 क्विंटल का वजन जो है एक व्यक्ति जो है उसमें कुछ परिवर्तन ला सकता है, यानी जिसमें परिवर्तन लाया जा सके, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा। जिस वस्तु में थोड़ा सा या बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया जा सके वही हमारा होता है संतुलित बल, यानी परिणामी बल उसका शून्य ना हो। परिणामी बल उसका शून्य ना हो वहां पर असंतुलित बल लगता है। ठीक है, ये वस्तु है, इसको हमने आसानी से उठा लिया, ये भी थी, दोनों को उठा लिया। कोई बड़ी वस्तु होती उसको भी अगर मैं उठा लेते हैं, उसमें परिवर्तन ला देता, तो हमारा संतुलित बल कहलाता। ठीक, आप इसको भी समझ गए। संतुलित बल में क्या था, परिणामी बल शून्य ना हो, यानी जिसमें हम बल लगाएं उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो संतुलित बल, और जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें बल लगाएं जिसमें परिवर्तन हो जाए वो हमारा संतुलित बल होता है। कंफर्म। ठीक, हम बात करने वाले हैं अब न्यूटन के गति के नियम की। अब यहां पर न्यूटन के गति का नियम हम ध्यान देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, जो न्यूटन के गति का नियम है, इन्होंने जो नियम बनाया था वो 3 बनाया था। ठीक है, जो 3 नियम हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। पहले तो न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानेंगे है क्या चीज। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो इशैक न्यूटन, ठीक है, इशैक न्यूटन जो है इनका पूरा नाम है, क्या है, इशैक न्यूटन। इशैक न्यूटन ने 1600, ठीक है, 1687 ईस्वी में इशैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में जो है अपनी पुस्तक, किसमें, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, ठीक है, इनकी पुस्तक क्या थी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो है इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, किन की, इशैक न्यूटन की। जो प्रिंसिपिया है इसमें जो है गति के तीनों नियमों का वर्णन किया है। किसने किया है, तो न्यूटन ने किया है। किस पुस्तक में, प्रिंसिपिया में। ठीक है,
तो न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत इसे न्यूटन ने जो है, न्यूटन का पूरा नाम है, जो 1687 ईस्वी में जो है प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों का वर्णन किया है। कहां पर, किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया में। किसकी पुस्तक है? न्यूटन की है। किस सन में? 1687 ईस्वी में। ठीक, अब हम बात करें तो न्यूटन के प्रथम नियम की। क्या बात करने वाले हैं? न्यूटन के प्रथम नियम की। न्यूटन का प्रथम नियम, आप देख रहे हैं कि यहां पर हम प्रथम नियम की बात करने वाले हैं। न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया अपनी पुस्तक में जो है गति के तीनों नियमों का वर्णन किया था। ठीक, हम बात करने वाले हैं प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है न्यूटन का, वो क्या है, यानी कहते किसे, कैसे जानेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो करता है, तो हम आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, ठीक है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो या फिर गतिमान अवस्था में हो, यानी या तो विराम ही हो, विराम का मतलब या तो रुकी हुई है, स्थिर है, या फिर चल रही है, तब तो ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसी में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो भी वो गतिशील ही रहेगी, यानी जिस अवस्था में है वो वस्तु, जिस अवस्था में जो वस्तु रहेगी उसी अवस्था को क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में वो पड़ी रहती है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाएगा। तो प्रथम नियम जो है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़ी रहेगी, बनी रहेगी, उसी को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम परिभाषा में ध्यान दें तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या गतिमान समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी संभव होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल जो है कार्य करता हो। ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु पर जो है असंतुलित बल कार्य करता है, यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर चलती हुई अवस्था में है, ठीक है, तो वहां पर जो है जो कोई वस्तु असंतुलित बल कार्य करेगा वही हमारा क्या होगा? न्यूटन के गति का प्रथम नियम होगा। ठीक है, जिसको जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है, वो क्या है? जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। सरल शब्दों में हम समझे तो प्रथम नियम यही है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहेगी वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी, यानी उसी अवस्था में ही रहेगी, वो हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। उदाहरण हम समझें, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण अगर हम समझें तो जो उदाहरण है इसका बहुत आसान है, हम आराम से समझ सकते हैं। कैसे? तो हम आपको बता रहे हैं। रुकी गाड़ी के अचानक चलने पर, ठीक है, रुकी हुई अगर गाड़ी है, अगर रुकी हुई गाड़ी है वो अगर अचानक चल देती है तो जो यात्री उस पर बैठा है वो पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। कौन? यात्री। कब? जब रुकी हुई गाड़ी अचानक चल देती है तब।
यानी आप अगर बैठे हैं किसी गाड़ी में और वो अचानक चल देती है तो आप जो है पीछे के बल जो है झुक जाएंगे या गिर जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम होगा। कब? रुकी हुई गाड़ी अचानक चल दे तब, यात्री का झुकना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है। किसके? गति का नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम, वो होता है अचानक गाड़ी के चलने से यात्री का झुकना, न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा उदाहरण हम देखें तो कंबल को पीटने से जब उसमें धूल के कण बाहर निकलते रहते हैं तो क्या होता है? गति का प्रथम नियम। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कण थे वो विरामावस्था में थे, लेकिन हमारे कंबल को पीटने से यानी डंडे से पीटने से वो क्या हो गए? गतिमान अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो हमारा क्या हो गया? न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। यानी वो स्थिर थी और उसको हमने पीट दिया कंबल को, तो उसमें धूल के कण क्या हो गए? बाहर निकलने लगे। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण अगर हम देखें तो पेड़ को हिलाने से, जब पेड़ को हम हिलाएंगे तो उसमें से जो अगर फल लगे हैं तो क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि वो पहले जो है विरामावस्था में थे। कौन? फल। अब हमने क्या कर दिया? पेड़ को हिला दिया, झकझोर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया? विरामावस्था से क्या हो गया? असंतुलित हो गया। ठीक है, उसमें परिवर्तन आ गया, वो हिल गया, तो उससे क्या हो गया? वो पेड़ से, पौधे से अलग हो गया। क्या? फल। वो नीचे गिर गया। तो हमारा क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और उदाहरण अगर हम देखें तो गतिमान ट्रेन या फिर गाड़ी से कूदने से, गतिमान ट्रेन या गाड़ी जो चलती हुई गाड़ी रहे और उससे हम कूद जाएं तो क्या होगा? तब भी हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि कूदने वाले को आगे की ओर गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि जिस तरफ गाड़ी जा रही है उसी तरफ अगर हम कूदते हैं और उसी तरफ दौड़ते चले जाते हैं तब हम नहीं गिरेंगे। अगर हम वहीं स्थिर हो जाते हैं गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम गतिमान अवस्था में थे, लेकिन जो धरती थी वो विरामावस्था में थी। ठीक, हम गतिमान अवस्था में थे लेकिन धरती विरामावस्था में थी, तो अचानक हम अगर विरामावस्था लगाते हैं अपने को तो हम गिर जाएंगे, कंफर्म। और उदाहरण अगर हम देखें तो गोली मारने से कांच में छेद होना और पत्थर मारने से कांच का टूटना, इसमें क्या है? इसमें भी न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। कैसे? गोली की रफ्तार जो होती बहुत तेज होती है। गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है तो क्या करती है? कांच के आसपास के क्षेत्र पर बल नहीं लगा पाती, वो जहां पर जाती है वहीं पर बल लगा पाती है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता अदर क्षेत्र को कवर करना। लेकिन जो पत्थर है उसकी क्या कहते हैं? गति जो है तेज नहीं होती, जिस वजह से वो पत्थर जो है कांच में टकराते ही और ज्यादा क्षेत्र पर बल लगाता है, यानी उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। वो कांच को फोड़कर नहीं निकल पाता, इस वजह से कांच टूट जाता है, वो भी बड़े से क्षेत्र को लेकर। यानी जिसकी गति जितनी तेज रहेगी उसमें जो है ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा सकता किसी वस्तु में। ठीक, वो किसका है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और उदाहरण की अगर बात करें तो मेज पर रखे कपड़े, अगर मेज पर कपड़ा रखा है और उसके ऊपर बर्तन रखा है, उसको अचानक जो है हम कपड़े को अगर खींच लेते हैं, अचानक बहुत तेजी के साथ अचानक खींच लेते हैं, तो जो बर्तन है वो मेज पर ही पड़ा रहेगा। कहां पर पड़ा रहेगा? मेज पर पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि हमने अचानक जो है कपड़े को खींच लिया और जो बर्तन था वो उसमें परिवर्तन ही नहीं आ पाया, इस वजह से वो मेज पर ही रहेगा और कपड़ा आसानी से बाहर निकल गया। लेकिन वहीं आराम आराम से हम कपड़े को खींचेंगे तो क्या होगा? बर्तन भी गिर जाएगा, कपड़ा भी ढंग से नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा था न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, जो प्रथम नियम था मैंने आपको बता दिया आसान शब्दों में, आसान उदाहरण में, आप कभी भूलेंगे नहीं, मेरा दावा है आपसे। ठीक, तो जो द्वितीय नियम है और जो तृतीय नियम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा मजा लेने के लिए। ठीक है, मैं आपको मजेदार बातें बताऊंगा, किसमें? न्यूटन के गति के नियम में। पहले देखिए तो, समझिए तो।
ठीक है। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे विनती है, ठीक है। अच्छे वीडियो, ठीक है, अच्छे कंटेंट आपको समझ में आए, मैं ऐसा पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अगर आप मेरा भी सहयोग करेंगे तो मैं और अधिक और अच्छे कंटेंट को लेकर आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम के साथ, अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ, आपको खुश कर देने वाले उदाहरण और समझाने वाले अच्छी ट्रिक के साथ आएंगे। तब तक लिए जय हिंद।